हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में फॉर्म भरा होगा। आप सबको पता है कि इसमें अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इसके अलावा पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, इनकी वैकेंसी आई थी। इनमें क्या था, कंप्यूटर के टॉपिक्स थे। ठीक है, आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की पूछा गया था। किसी में 30 नंबर, किसी में 10 नंबर, किसी में 20 नंबर के आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पीजीटी और हॉस्टल वार्डन है, इसके अंदर क्या है, आपके आईसीटी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी क्या है, आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ही पढ़नी है आपको, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे हमने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा वो यहाँ से इसको देख लीजिए। इसके अलावा बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ तक के लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है। जिसने भी इनको नहीं देखा है वो देख लीजिए। ये केवीएस के नाम से मिलेंगे आपको, है ना। केवीएस के लेक्चर्स में, कंप्यूटर्स में आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़, ये नया टॉपिक जुड़ा है, तो आ जाइए इसको देखते हैं। और इसके बाद हम इंटरनेट देखेंगे। ठीक है, तो अभी साइबर सिक्योरिटीज़ करेंगे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट। देखो साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा, व्हाट इज़ साइबर सुरक्षा। देखो साइबर सुरक्षा को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था, मान लीजिए कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, ये मॉनिटर रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू रखा हुआ है। अब क्या बताइए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक बहुत दूर इस चारपाई पे एक आदमी ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, और लेटे लेटे ये हमारे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है। क्या ये बैठा है, छुपा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, ये बहुत दूर है, मतलब एक देश से दूसरे देश में बैठा हुआ है, तो ये हमारे इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है क्या उसको पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हमने इसको किसी भी इंटरनेट से या फिर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से किसी से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। जब हम इसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कनेक्ट कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे अपने जो इसने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं उसकी मदद से हमारे कंप्यूटर के डेटा को हैक कर सकता है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए, इस हैकिंग से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटीज़ का जन्म हुआ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटीज़ का काम क्या है कि किसी का अगर पर्सनल डेटा है, पर्सनल फाइल्स हैं, ठीक है, तो उसका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसको हैकिंग, थेफ्ट से बचाया जा सके, है ना। तो ये क्या है, आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे हमला कर रहा है, ये दुनिया एक दूसरे देश के कोने में बैठकर इस यहाँ पर हमारे इस दूसरे देश में हमला कर रहा है। तो ये क्या हो, डिजिटल हमला ही तो कर रहा है, कोई पर्सनली आके हमला तो कर नहीं रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमास और गाजा में युद्ध हो रहा है, ठीक है, हमास गाजा तो एक ही है, ठीक है, हमास और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये पर्सनल वॉर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटीज़ वाला कौन सा हो गया, जब एक देश से दूसरे देश में कोई साइबर अटैक होते हैं तो वो कहलाते हैं, है ना। कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई अटैक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, साइबर अटैक्स। ठीक है, तो ये साइबर हमलों पर आमतौर पर संवेदनशील जानकारी पहुँचना, उसको संवेदनशील किसी का पर्सनल डेटा है, पर्सनल फाइल्स है ना, उसको बदलना, उसको नष्ट करना के उद्देश्य से इस तरीके से साइबर हमले किए जाते हैं। और ये उपयोगकर्ता जो कंज्यूमर होता है उससे धन की मांग करने के लिए या फिर कोई कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से इस तरीके से साइबर हमले किए जाते हैं। और उनको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटीज़ काम करती है। ठीक है, इन हमलों से बचाने के लिए कौन काम करता है, साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए साइबर सिक्योरिटीज़ में एक स्पेस वर्ड आता है, साइबर स्पेस। अब देखिए साइबर स्पेस होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है छोटा सा, ठीक है, अब ये मेरा कंप्यूटर है। अब मैंने क्या करा, इस कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो अब मैं जो भी डेटा लिखूंगा वो इस प्रॉपर्टी पे जाकर रुक जाएगा। जैसे मैंने इसमें फोल्डर बनाया तो फोल्डर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने इसमें कोई गेम डाला तो गेम यहाँ बन जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये साइबर स्पेस कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के अंदर जो हमारी सीपीयू होता है उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, साइबर स्पेस बोला जाता है। ठीक है, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, पर्सनल स्पेस मतलब पर्सनल स्पेस बोल सकते हैं, पर्सनल जगह नहीं, वो फिजिकल स्पेस नहीं होती है, ऐसे याद करिए। ठीक है, तो अ प्लेस दैट इज़ नॉट रियल, एक ऐसी जगह जो वास्तविकता में नहीं है, परंतु वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज
मैसेज में क्या हो सकता है, किसी का पर्सनल डाटा हो सकता है, कोई पर्सनल फाइल हो सकती है, कोई PDF हो सकता है, ठीक है, कोई वॉइस हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पर्सनल फाइल में। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को आप एक जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, तो ये जाके स्टोर हो रही है, तो ये कहाँ होती है, साइबर स्पेस के अंदर यूज़ होती है। आज ही आगे चलते हैं। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो देखो साइबर सिक्योरिटी कैसे अस्तित्व में आई, ये थोड़ा जानते हैं। देखो साइबर सुरक्षा का परीक्षण सर्वप्रथम कब किया गया था, 1970 में। अब देखो साइबर सिक्योरिटीज आपका टॉपिक दे रखा है अलग से, तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब करी गई थी, 1970 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी। किसने करी गई थी, ये बॉब थॉम्सन के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बॉब थॉम्सन ने एक क्रीपर नामक, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था, क्रीपर नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रीपर प्रोग्राम को मार्क करें, ये एक इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा वापस से इसको, ठीक है, छोटा पतला बनाता हूँ, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्रीपर नामक प्रोग्राम बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बॉब थॉम्सन के द्वारा क्रीपर नामक एक प्रोग्राम बनाया गया था, जो क्या कर सकता था, ARPANET में घुस सकता था। अब ARPANET क्या है, देखो USA रिसर्च एजेंसी है, क्या नाम है इसका, US बेस्ड एक एजेंसी थी जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो गई है ना, ARPANET की फुल फॉर्म क्या हो गई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखो ये भी पूछी जा सकती है आपसे, इसलिए इसको याद करनी है इसकी फुल फॉर्म। तो ARPANET का काम क्या था, ARPANET को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था। देखो USA, आपने सब सुना होगा, USA और रशिया, ठीक है, उस समय USA और रशिया नहीं हुआ करता था, उस समय हुआ था USSR, ठीक है। तो USA और USSR में सुपर पावर बनने के लिए कॉन्फ्लिक्ट चलता था, ठीक है। तो अब क्या था, US बेस्ड ये कंपनी थी, तो ये क्या है, इस तरह की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहे थे जिसकी मदद से एक जगह से बैठे हुए दूसरे देश या दूसरी कोई जगह से आप कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, वॉइस कमांड मतलब कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र करना मतलब उस देश की कोई फाइल है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, वो तुरंत इस देश में आ जाए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये कोई एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस तरीके के आर्म्स से एम्यूनिशन बना रहे हैं, कोई हमला करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके, इसीलिए इन्होंने क्या करा था, TCP और IP प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। इसकी वजह से इंटरनेट की बेस हुई है ना, इंटरनेट की फाउंडेशन अस्तित्व में आई। तो इंटरनेट के लिए क्या है, TCP या IP प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ी। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये ARPANET के द्वारा विकसित किया गया। अब ये जो बॉब थॉम्सन था, बॉब थॉम्सन ने एक क्रीपर नामक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, तो ये क्या है, ARPANET में घुस सकता था। तो ARPANET में घुसने के बाद में ये जो ARPANET की जो फाइलें हैं, जो डेटा है, उसको एक्सेस कर सकता था। तो ये बॉब थॉम्सन ने बताया कि भैया जो आपने ये इंटरनेट डेवलप किया गया है ना, इसकी मदद से जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनको दूसरे बंदे, दूसरे देश का कोई व्यक्ति भी हैक कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में R. टॉमलिंसन, कौन उतर के है, R. टॉमलिंसन मार्केट में है, ठीक है। R. टॉमलिंसन ने कहा क्या, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा रीपर, ठीक है। R. टॉमलिंसन कौन है, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है इनको। ईमेल का निर्माण किसने किया था, R. टॉमलिंसन ने किया था। तो इन्होंने एक रीपर नामक प्रोग्राम बनाया। जो रीपर नामक प्रोग्राम क्या कर सकता था, जो क्रीपर नामक ये जो प्रोग्राम है, इसको फाइंड कर सकता था, इसको ढूंढ सकता था, ढूंढ के इसको नष्ट करने का कार्य कर सकता था, ठीक है। तो ये किसने खोजा था, R. टॉमलिंसन ने। तो देखो बॉब थॉम्सन क्रीपर है ना, और R. टॉमलिंसन रीपर के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए गए, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। क्रीपर को ट्रैक कर सकता था, उसे हटा सकता था। रीपर ने पहली बार कंप्यूटर वॉर्म और ट्रोजन बनाए थे। ये एक मालवेयर एंटीवायरस एप्लीकेशन और स्वयं प्राकृतिक प्रोग्राम था जो वायरस की जांच करने का पहला उदाहरण दुनिया भर में देखा गया था। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए साइबर खतरों का पैमाना, ठीक है। तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा वर्ष 2022 में विभिन्न प्रकार के खतरनाक साइबर सुरक्षाएं चिंताएं उत्पन्न हुई, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, स्मार्ट उपकरणों से बड़े खतरे, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की निरंतर कमी शामिल है। साइबर क्राइम मैगजीन, ठीक है, के अनुसार अब फोर्ब्स मैगजीन ने तो क्या डिस्कस किया है कि भैया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से साइबर अटैक, साइबर थ्रेट्स भी दुनिया भर में बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और साइबर क्राइम मैगजीन के अनुसार 2025 तक जो साइबर अपराध है, साइबर क्राइम्स है, वो दुनिया भर में 10
ट्रिलियन डॉलर का नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, आपसे पूछे जाने की संभावना वैसे कम है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आने वाले वर्ष में साइबर अपराधों से जुड़ी लागत वैश्विक स्तर पर सालाना लगभग 15% बढ़ने की उम्मीद है। बिटकॉइंस महामारी, दूरस्थ श्रम वृद्धि के कारण साइबर अपराधों के लक्ष्य में क्या हुआ, इनके ये जो साइबर अपराध है, साइबर टेररिज्म है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑफेंस इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पर देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आईटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़र मशीन डैमेज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थे जब साइबर इवोल्यूशन, साइबर क्राइम का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले जो थे ना आईटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से प्रसार हो रहा था। यूज़र जो मशीन थी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, तो इनको डैमेज करने के लिए सबसे पहले साइबर अटैक्स हुए थे। ठीक है, और क्या थ्रेट का नाम क्या था? थ्रेट का नाम था वायरस एंड वॉर्म। ठीक है, वायरस एंड वॉर्म्स फैलाए गए थे 1990 के दशक में। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम था। ठीक है, एक इंटरनेट मतलब जब नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तभी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर में कोई नेटवर्क नहीं जुड़ा हुआ है तो ये आपका कंप्यूटर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थे मलेशिया एंड कोड रेड। ठीक है, मलेशिया एंड कोड रेड नेटवर्क बेस्ड क्या हो गए, साइबर थ्रेट हो गए, जिनको वायरस और वॉर्म नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1990 के दशक में डेवलप हुए थे। ये आपकी जो मशीन्स हैं इनको डैमेज करने के उद्देश्य से ये इंट्रोड्यूस किए गए थे मार्केट के अंदर, साइबर थ्रेट। ठीक है, फिर सन 2000 के आसपास हैकर फाइनेंशियल गेन। अब क्या था, ये हैकर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, हैकर्स आ गए थे मार्केट में, जो क्या था, पैसा कमाने के उद्देश्य से, अपने खुद के जो प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से ये इंट्रोड्यूस आए थे मार्केट में। ये क्या करते थे, आपके ईमेल या फिर किसी एप्लीकेशन को हैक कर लेते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये आपसे पैसे की डिमांड करते थे। इन्हें मालवेयर या फाइनेंशियल गेन है ना, इसके लिए इसे मैवडूम, बैगले एंड DM5V इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये ईमेल एंड एप्लीकेशन बेस्ड हैकर्स फाइनेंशियल वो साइबर अटैक्स थे। ठीक है, फिर फोकस कंपनी एजेंसी। अब ये जो आए थे ना बाद में 2007 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या था, इनका मेजर फोकस था जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनसे किस तरीके से पैसा कमाया जा सके, उनको किस तरीके से नुकसान किया जा सके। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड थी। अब ये क्या था, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को नष्ट कर देती थी, या इस तरीके से एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी जो आपको साइबर अटैक से बचा सके। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की थी 2007 में। ठीक है, फिर 2010 में सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड इस तरीके से आई कि भाई जो आपके डिवाइसेस हैं उनमें किसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करके आपके डेटा को किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से अपने तक ले जाना। ठीक है, किस तरीके से उसे हार्म करना, अल्टर करना, इस तरीके ये एडवांस साइबर अटैक्स आए थे। ठीक है, एक्सप्लॉइट मास यूजेस। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर मासेस को अफेक्ट कर रहे थे। ये सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड 2010 में APT पे काम करते थे, एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है APT की, तो याद रख लें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थे जीसस, अरोरा, कॉन्फ्लिक्टर। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बैक्ड। अब देखिए जो साइबर अटैक्स हुए अब 2012 से गवर्नमेंट बैक्ड हुए, मतलब इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई थी साइबर अटैक्स कराने में। ठीक है, अब गवर्नमेंट फंडेड थे कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि उस देश में इस तरह का हमला हो जाए, उनकी जो पर्सनल डेटा हैं, फाइल्स हैं, उनको एक्सेस कर लें। ठीक है, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हैक कर लें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड साइबर थ्रेट्स हुए, है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, 2012 में आए थे। की एंड सर्टिफिकेट बेस्ड अटैक्स थे। ठीक है, तो स्पाइगी, ठीक है, ये नाम याद रखना, SPYEYE। ठीक है, ड्यूगू, जिगिनोटार। ठीक है, जिगिनोटार, कोमोडो और बिट9। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। स्टेट बैक्ड हैक के अंदर आते हैं स्टक्सनेट, स्ट्रोनी, ईरान न्यूक्लियर एक्सट्रीमिस्ट लिंक्ड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर क्या होता है? साइबर वॉरफेयर राष्ट्रों या संस्थाओं के कंप्यूटर सिस्टम पर एक प्रकार का साइबर हमला होता है, जैसे साइबर युद्ध माना जाता है, और बुनियादी ढांचे को बाधित करने, नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य के साथ किया जाता है। ठीक है, तो साइबर वॉरफेयर क्या हो गया, दो बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, दो देश होते हैं, है ना, या फिर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उसमें आपस में एक दूसरे को जो डेटा है उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी के लाभ।
साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखो, साइबर सुरक्षा संगठन को व्यापक डिजिटल सुरक्षा प्रदान करती है, कंपनी के कर्मचारियों के बीच इंटरनेट का उपयोग करने से लचीलापन, खतरों और जोखिमों से भी बचाता है। साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है, ठीक है, जो आपके उत्पादन है, आपके जो प्रोड्यूस है उसकी रक्षा करता है, अनाधिकृत उपयोगकर्ता की पहुंच को रोकता है, उपयोगकर्ता को आराम के माहौल में काम करने में सक्षमता बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कार्यों में यंत्रीकृत होते हैं, मैकेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, डेटा और सूचनाओं को व्यवस्थित करने के तरीकों में सुधार लाता है। देखो ये जब हम साइबर सिक्योरिटीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी देखना जरूरी था। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ना वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। अब देखिए साइबर सुरक्षा को लेकर क्या पहल है। तो ग्लोबल दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए, आ जाइए समझते हैं। पहला, साइबर अपराध पर बूडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो बूडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था साइबर क्राइम से रिलेटेड, है ना, साइबर अपराध को रोकने के लिए। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर आधार को संबोधित करती है, ठीक है। जो कंप्यूटर अपराध है उसको संबोधित करती है। ये 1 जुलाई 2004 को लागू हुई। तो बूडापेस्ट कन्वेंशन कब आई? 1 जुलाई 2004, ठीक है। तो 2004 इसका ईयर याद रखें, डेट भी याद रख सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, वरना ईयर तो आपको याद रखना ही है, कंपलसरी है, ये ईयर नहीं भूल सकते, ठीक है। तो बूडापेस्ट कन्वेंशन कौन सी ईयर में आया? 2004 के अंदर आया है। मैं थोड़ा सा वापस से लिख देता हूँ, मुझे भी सही नहीं दिख रहा, ठीक है। 2004, अब ठीक है, लागू हुआ। भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बूडापेस्ट कन्वेंशन पे जो साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2004 को, इसमें भारत क्या है, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखें, ये वही पॉइंट सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई हिंदी में नहीं पढ़ना चाहता तो इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंटरनेट, देखो यहाँ पे इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, कोई इंग्लिश में अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इट्स बीइंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये इंटरनेट गवर्नेंस बहस पर सभी हस्ताक्षर करता, जो उसके प्रॉफिट शेयर स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है, ठीक है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का काम क्या है? जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट पर, उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना की गई थी दुनिया भर में, ठीक है। यूएनजी संकल्प, ठीक है, यूएनजीए रिजोल्यूशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएनजीए इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। तो जो क्या करेगा, पर्यावरण जो इंटरनेट पर्यावरण में सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रक्रियाएं स्थापित करता है। पहला कौन सी? रूस द्वारा संकल्प है उसके माध्यम से ओपन एडेड वर्किंग ग्रुप OEWG की स्थापना करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स की स्थापना करता है, एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो सरकारी विशेषज्ञों का समूह GGE की स्थापना करता है। तो रशियन बेस्ड कौन सा हो गया? UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2 क्या स्टैब्लिश किए गए थे? सिक्योरिटीज़ टेक्नोलॉजीज, है ना, सिक्योरिटीज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है ओपन एडेड वर्किंग ग्रुप और सरकारी विशेषज्ञों का समूह, ठीक है, जिसे ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स कहा जाता है। तो इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? इसकी स्थापना की जा रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए भारतीय पहल का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या पहल लाई गई है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 के अंदर लाई गई। तो इसमें यह अधिक कड़े कानून लाए गए, इसके माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा में सुधार करना चाहती है। पैनल में शामिल साइबर ऑडिटर संगठनों की सुरक्षा सुविधाओं पर कानून तौर पर अब तक की तुलना में अधिक सावधानी से गौर करेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में यही है कि जो साइबर लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा कड़ा बनाया जाए, साइबर कानूनों को इस तरीके से बनाया जाए कि भाई अगर कोई भी साइबर
लॉज का उल्लंघन करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जा सके, ठीक है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, ठीक है। तो ये क्या हो, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन सेंटर की स्थापना करना है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ठीक है। आईसीटी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सी ईयर में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जो इसके तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। किसकी की गई है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन सेंटर की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। देखो साइबर, भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र, ठीक है। तो इसकी फुल इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, ठीक है। तो 4C का मतलब है 4 बार C आया है, देखो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एंड सेंटर, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करना है। और ये भी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके प्रावधानों के तहत ही इसकी स्थापना की गई है, जो साइबर क्राइम को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है, ठीक है। जो साइबर अपराध हैं व्यापक और संवेदन तरीकों से उससे निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जो साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई, ठीक है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो भारत को साइबर क्राइम्स है उससे सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव की स्थापना की गई है और इसको लॉन्च किया गया है सन 2018 के अंदर, ठीक है। 2018 के अंदर क्या लेकर आए हैं, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इसे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 2018 में क्या लेकर आए हैं, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव की स्थापना की गई है। आज नेक्स्ट चलते हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र। अब देखिए साइबर स्वच्छता केंद्र कौन सी ईयर में, 2017 में लॉन्च किया गया है। इसका भी वही काम है कि जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, जैसे मालवेयर वायरस इनके जो अटैक होते हैं उनसे इनको बचाया जा सके, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था जो हमारा कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन डाटा है जो हमारा, उसको क्या है प्रोटेक्ट किया जा सके साइबर अटैक से, ठीक है। ये वाली बात कह रहा है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग पोर्टल है, अगर मान लीजिए साइबर क्राइम होता है तो उसकी आप कंप्लेंट कहाँ जाके करेंगे, तो ये एक नागरिक केंद्रित पहल है, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं उनको क्या है एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसकी मदद से कोई भी अगर साइबर कानून, साइबर लॉ, वो साइबर थ्रेट के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो वो यहाँ जाकर अपने ग्रीवेंसेस या फिर अपनी परेशानी को यहाँ पर रिड्रेस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है, ठीक है। आज ये कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, ठीक है। आप ये थोड़ा ध्यान रखना, जो ये है ना नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भारत सर्ट इन, ठीक है। भारत जो इंडिया सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसका ये काम है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है जो साइबर घटनाओं, जो साइबर एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना, उसका प्रसार करना और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट जारी करने का कार्य करती है। तो कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है ना। सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव कौन सा हो गया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, दोनों ही, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, साइबर सुरक्षा संधियाँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज़ भी की गई हैं, तो किन किन देशों के बीच में की गई है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड ए साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज़ विद कंट्रीज़ कौन कौन से, यूएसए, रशिया, यूके, साउथ कोरिया एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं किन देशों के साथ किए हैं, अमेरिका के साथ किया है, रूस के साथ किया है, यूनाइटेड किंगडम्स के साथ किया है, दक्षिण कोरिया के साथ किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। साइबर सिक्योरिटी संधि पर हस्ताक्षर भारत ने किसके साथ किए हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। बहुपक्षीय ढांचे, ठीक है, तो मल्टीलेटरल
फ्रेमवर्क, साइबर घटना प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिक सहयोग, क्षमता निर्माण, साइबर लचीलेपन में सुधार में सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड, I2U2 जैसे बहुराष्ट्रीय ढांचों में प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये आगे चलते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड देखो, क्वाड है ये 4 देशों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स हैं, ये किसके हैं? इसमें है एक इंडिया है, जापान है, USA है, ठीक है, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों का समूह है ये क्वाड, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022, ये केवल वैध उद्देश्य जो वैलिड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सुनिश्चित करना चाहता है और डेटा उल्लंघन के लिए 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो इंडियाज ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, जो आपका पर्सनल डेटा है उसका आपने डिजिटलाइजेशन किया, अब उसका कोई मिसयूज़ कर ले तो कितने 500 करोड़ है ना, 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, है ना, ये क्या कर रहे हैं, यूज़र्स के डेटा का मिसयूज़ कर रहे हैं, अपने खुद के फ़ायदे के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर ये 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान लेकर आई है। ये भारत सरकार के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बिल पास किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए साइबर सुरक्षा से थ्रेट, ये पेज को ओपन हो नहीं रहा है, देखते हैं होता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा अभी हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। ये क्यों नहीं खुल रहा है यार? अब देखिए ये जो साइबर सुरक्षा से थ्रेट थे, ठीक है, तो कौन कौन से थ्रेट हैं, किसके बारे में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला है मालवेयर, साइबर थ्रेट्स जिसे बोला जाता है ना। तो कौन सा हो गया? मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद इन एन इंटेंशन टू डैमेज कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी मालवेयर, जब भी वर्ड आएगा आपके सामने, तो मालवेयर क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए डेवलप किया गया है, जिसमें वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर पर्सनल डेटा है उसकी चोरी कर सकता है, उसको कोज कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। किसको? हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है या फिर कोई पर्सनल डेटा रखा हुआ है, तो उसको स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जब भी मालवेयर बोलेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को डैमेज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए वायरस। वायरस क्या कर रहा है? वायरस इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट है जो क्या करता है, अब रिप्लिकेट करता है अपने आप को, बहुत सारे मतलब वायरसेस में कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारे जो डेटा है या कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स है उनको हार्म करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज़ एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं या कंप्यूटर जो रिसोर्सेज है उसको हैम्पर करने के लिए वायरस आया है। अपन बोलते हैं ना वायरस घुस गया है, जिस शरीर के अंदर वायरस जाता है तो हमारे किसी टिश्यू, किसी ऊतक को डैमेज करता है। इसी तरीके से वायरस भी कंप्यूटर के किसी पार्ट को, जैसे किसी सॉफ्टवेयर के किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तीसरा वॉर्म। जब हम वॉर्म की बात करेंगे तो इट इज़ ए मालवेयर, ठीक है। तो ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, मालवेयर का काम क्या था? कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हैम्पर कर रहा है ना। तो ये वॉर्म भी क्या कर रहा है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हैम्पर कर रहा है। पर इसका क्या काम होता है? ये कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर घुस जाता है और उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसकी वर्किंग को स्लो कर देता है, ठीक है। उसके जो कार्य करने की क्षमता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है एक तरीके से। ये वॉर्म का काम होता है, ठीक है। चौथा हो जाएगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होगा? रैंसमवेयर जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मालवेयर घुस गया। ये मालवेयर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर घुसेगा, तो ये भी क्या है? मालवेयर ही है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हम किसकी बातें कर रहे हैं। जब भी हम मालवेयर बोलेंगे तो वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेट यूज़र डेटा। तो ये क्या है? जो हमारे यूज़र होता है उसके डेटा को
टारगेट करता है, उसके डेटा को क्या होता है अपने कब्जे में ले लेता है, उसके ऊपर इस तरीके से उसको एनक्रिप्ट कर देता है कि भाई जो उसका यूज़र है जब वो उसको खोलेगा तो वो उससे नहीं खुलेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे ये जो लोग जिन्होंने ये इस तरह का मालवेयर आपके कंप्यूटर में भेजा है वो आपसे मनी की डिमांड करेंगे, बोलेंगे कि भैया अगर आप अपना डेटा पर्सनल डेटा वापस से चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, अदरवाइज हम इस डेटा को करप्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, नष्ट कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आपके जो पर्सनल डेटा है उसको अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स का नाम आपने सुना होगा। ऊपर से तो दिखेगा बिल्कुल घोड़ा जैसा, ठीक है, इस तरीके से एक घोड़ा बनाया गया था, ठीक है। आपने कभी मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है ऐसे कुछ है, ट्रोजन हॉर्स करके नाम है शायद, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सैनिक एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं लकड़ी का और इसके अंदर सैनिक घुस के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो युद्ध के समय में ये असली घटना है, ठीक है। तो ये अब जो ट्रोजन हॉर्स जो इन्होंने बनाया था तो बाहर से देखने पे तो ये घोड़ा लग रहा था परंतु इसमें अंदर सैनिक थे। तो इसी तरीके से आपको क्या है ट्रोजन में क्या है, एक सॉफ्टवेयर या एक फाइल एक ओरिजिनल लगेगी परंतु अंदर क्या होगी, उसके अंदर वो करप्ट होगी, उसके अंदर कोई वायरस मालवेयर इस तरीके से बैठा होगा जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हार्म कर सकता है, आपके डेटा को थेफ्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर से देखने में क्या लगेगा असली पर अंदर से है नकली, ठीक है। ये हो गया ट्रोजन। ट्रोजन इज ए मालवेयर दैट लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल जेन्युइन सॉफ्टवेयर लगेगा, है ना। एंड वंस इट्स ट्रिक्स अ यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट एक्ट्स प्रिटी मच लाइक ए वायरस एंड वॉर्म, ठीक है। फिर ये जैसे आपने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में तो ये एक वायरस या फिर एक वॉर्म की तरह कार्य करना चालू कर देगा, जबकि ये पहले क्या लग रहा था, एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लग रहा था, ठीक है। अब देखिए स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर मतलब इस तरह का सॉफ्टवेयर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा को मतलब देखने का, ढूंढने का काम करता है, खोजने का काम करता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स है ना, स्पाईवेयर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, सेंड द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू एन एक्सटर्नल एंटिटी विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ए यूज़र। तो ये आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को एक्सेस करता है और किसी और को डायरेक्ट भेज देता है, ठीक है। सातवां एडवेयर का मतलब क्या होता है, आपको जैसे आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोलते ही आपके सामने बहुत सारे उल्टे सीधे एडवर्टाइजिंग आ जाते हैं जो आप चाहते ही नहीं है, फिर आपको बड़ी मुश्किल से उस पेज को क्लोज करना पड़ता है और कई बार तो वो आपके सामने से हटते भी नहीं है। तो ये एडवेयर है, ज़बरदस्ती आपको एक ऐड दिखाया जाएगा। डिस्प्ले अनवांटेड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पॉपअप्स, वेब पेज और इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्ती एक एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है, ये एडवेयर कहलाता है, ठीक है। आठवां की लॉगर का काम क्या है, जो आप डेली कीबोर्ड पे जितने भी आप पासवर्ड डालेंगे उनको डिटेक्ट कर लेगा और उनका एक रिकॉर्ड बनाकर वो जो भी बंदे ने जिसने की लॉगर डाला है उसके पास ये डेटा सेंड कर देगा और फिर वो आपके वो पासवर्ड से आपके डेटा को, आपके पैसों को, आपके बैंकिंग अकाउंट को हैक कर सकता है, आपकी किसी इंटरनेट आईडी को हैक कर सकता है, ठीक है। तो इसके यूज़ कर सकता है की लॉगर, आप जो भी अपने कीबोर्ड के द्वारा जो भी एंट्रीज करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। आज ये 9th देखते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड ये क्या काम करता है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का काम ये है कि आप जो कीज़ पर्सनली अपने कीबोर्ड के द्वारा एंटर कर रहे हैं ना तो उससे ये बचाता है। फिर एक सेकेंड, ठीक है। ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड, इट इज़ अ वेब बेस्ड और ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर विथ ए रैंडमाइज्ड की लेआउट एवरी टाइम इट इज़ यूज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके ऑनलाइन जो कीज़ की पोजीशन है उसको आगे पीछे इधर उधर कर देता है, जिससे क्या होता है कि की लॉगर जो आपके डेटा को डिटेक्ट कर सकता था, आपके पासवर्ड को डिटेक्ट कर सकता था, वो चीज़ ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, जब आप ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए ये आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, एन एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस का काम क्या होता है, एंटीवायरस का काम ये होता है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट करके उनको हटाने का कार्य करता है। तो एंटीवायरसेस है ना, और एंटीवायरसेस का काम क्या होता है, इट इज़ अ बंडल विच इज़ ए प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइड रेंज ऑफ मालवेयर। जब आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मालवेयर घुस जाते हैं तो उनको एक साथ हटाने का करने का एंटीवायरसेस का काम होता है, ठीक है। एनी अनवांटेड डेटा, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा डेटा है जो हमें नहीं चाहिए, हम उसे डिलीट करते हैं फिर भी वो वापस से आ जाता है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ईमेल, एडवर्टाइजमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पैम बोला जाता है, ठीक है। स्पैम क्या होगा, ये हम
अनवांटेड डेटा है जो हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमारे सामने बार बार आ रहा है, हमारे चाहे ईमेल में आए इन्फॉर्मेशन है ना, किसी डेटा में घुस जाएगा या एडवर्टाइजमेंट के साथ बार बार आएगा, तो ऐसे हम स्पैम बोलते हैं। भैया हमें नहीं चाहिए, फिर भी क्यों भेज रहा है, तो स्पैम ही है। ठीक है। HTTP की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। और HTTPS की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो इंटरनेट पे जब अपन कोई डेटा का एक्सेस करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर ए सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल दैट गवर्न हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। तो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है ये। हाँ जी, ये नेक्स्ट चलते हैं फायरवॉल। अब देखिए फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल ये देखिए, ये हमारा लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। और ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर्स हो गए। तो इनके बीच में आप ये देख रहे हैं एक फायरवॉल सी लगी हुई है। तो इसका मेजर काम यही होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज्ड। ये मान लीजिए इंटरनेट, ये वाले सारे अनऑथराइज्ड बंदे हैं जो हमारे इस पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में ना घुस पाए, तो इसके लिए फायरवॉल बीच में लगी है, तो ये इनको एक्सेस नहीं करने देता है। ठीक है। A network security system designed to protect a trusted private network from unauthorized access और ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है। तो इस तरीके जो अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है, बाहरी नेटवर्क है, उसको हमारे पर्सनल नेटवर्क के अंदर घुसने से रोकने का काम करती है फायरवॉल। ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, जैसे एक तो नेटवर्क फायरवॉल हो गई, ये नेटवर्क फायरवॉल है मान लीजिए। ठीक है, नेटवर्क। और एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल हो गई जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है। कंप्यूटर कुकी क्या होती है? इट इज़ ए स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट विच इज स्टोर्ड बाय ए वेबसाइट ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर कुकी क्या हो गए? स्मॉल फाइल हो गई या छोटे डेटा पैकेट्स हो गए, जिसमें क्या होता है, जो हमारे कौन सी वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन ये सेव कर लेता है। ठीक है। कुकीज़ आर यूज्ड बाय द वेबसाइट टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र, कि भैया जो यूज़र है क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है। जैसे आप गूगल है, गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं RPSC, UPSC, SSC, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारी वेबसाइटों को सर्च करते हैं। तो ये कुकीज़ क्या करती है, आपकी ये सारे इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख लेती है। ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो वो तुरंत उस तक पहुंच जाएगा कि भैया आप इन वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कंप्यूटर कुकीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सनल डेटा को हैक कर रही है एक तरीके से। आप मान लीजिए कुछ और देखते हो, समझ जाओ क्या देखते हो। ठीक है। आप वो सब चीज़ देखते रहते हो, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है ना भाई, वो सब पहचान लेंगे, अच्छा ये बंदा रात को 11 बजे से लेके रात को 2 बजे तक तो सिर्फ यही एक काम करता है। ठीक है। तो वो चीज़ उन पर पहुंच रही है, तो आप चाहते हैं तो ये कुकीज़ को आप क्या है डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ हैकर्स यूज देयर नॉलेज अनइथिकली टू ब्रेक द लॉ। ठीक है। अगर कोई हैकर है अनएथिकली, उसके पास कोई वो क्या कानून का उल्लंघन कर रहा है बिना परमिशन के। ठीक है। और डिस्टर्ब सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटीज़ को ब्रीच कर रहा है। ठीक है। और जो एक्सप्लॉइटिंग द फ्लॉज। ठीक है। तो जो फ्लॉज का मतलब है, मतलब जो कानून है ना, उसकी सिंपल सी बात है, जो कानून है और उसकी जो क्या बोलेंगे इसको यार, लूप होल्स, जो कानून के जो लूप होल्स हैं जो सिस्टम में, उसका इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर में अनऑथराइजली हैक कर रहा है, घुस जा रहा है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है। फ्लॉज मतलब कमियां। फ्लॉज का मतलब क्या होता है? कमी। जो लूप, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कमी रह गई है, उसका इस्तेमाल करके ये हमारे कंप्यूटर में घुस जा रहा है, एक्सेस कर ले रहा है हमारी फाइलों को, तो उसे ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। द ग्रे हेड्स क्या हो गए? टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज ए चैलेंज, है ना, जस्ट हैक सिस्टम फॉर द फन ऑफ इट। ठीक है। तो ग्रे हेड्स क्या काम कर रहा है? ग्रे हेड्स में भी क्या है, ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में घुसकर हमारे कंप्यूटर में जो हमारी फाइल्स हैं, डेटाज हैं, उनको एक्सेस कर रहा है, परंतु एज एन ए चैलेंज। ठीक है। किसी ने इसको बोला तो उसने कर लिया, एज एन ए फन कर रहा है। ठीक है। परंतु इसका कोई मकसद नहीं है, किसी और कारण से नहीं कर रहा, तो उसे ग्रे हेड बोलेंगे। ब्लैक हेड बोलेंगे जब वो कोई मकसद से कर रहा है, डेटा को इंटरप्ट करना चाहता है, डेटा को एक्सेस करना चाहता है, या फिर उसको डैमेज करना चाहता है, या फिर कोई रैंसमवेयर की डिमांड करना चाहता है, तो ब्लैक हैट हैकर्स बोल देंगे। ठीक है।
द डिनाइल ऑफ सर्विस। द डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है जब भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई एप्लीकेशन खोली और वो आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा, तो डिनाइल ऑफ सर्विस आ रहा है। जबकि आपने उसको परचेज करके खरीदा हुआ है और फिर भी वो मना कर रहा है, तो ये किसी ने हैक करके वो इस तरीके से कर दिया है कि आप उस फाइल को अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं द डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है कि जब बहुत सारी, मतलब बहुत, अब आप पहले तो एक नहीं कर पा रहे थे, अब बहुत सारी कंप्यूटर फाइल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर, तो आप किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सभी के लिए डिनाई आ रहा है। तो ये वेरी लार्ज एरिया पे हो रहा है पूरे दुनिया भर के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हैकर्स एंड क्रैकर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैकर्स एंड क्रैकर्स। तो हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या हैं? तो देखो, फाइंड लूप होल्स एंड वनरेबिलिटी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या करते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी लूप होल्स हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको खोज कर, ठीक है, उससे क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के बाद में ये अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें हैकर्स एंड क्रैकर्स बोला जाता है। इफ़ ए क्रैकर यूज इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लोज, ठीक है, तो कानून के अंदर जो भी कमियां रह गई हैं उनको सही करने का काम करते हैं, तो वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो हैकर्स अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके सिक्योरिटी के जो कमियां रह गई हैं उन सिस्टम को सही कर रहा है, तो वाइट हैट हैकर्स बोल देंगे, ठीक है। आ जाओ, नेटवर्क इंट्रक्शन, ठीक है। नेटवर्क इंट्रक्शन रेफर्स टू एनी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पे किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है तो उसे नेटवर्क इंट्रक्शन बोला जाता है। और ये देखिए, स्नूपिंग ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और एवेज ड्रॉपिंग ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको मार्क कर लीजिए। स्नूपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक बाय मैलिशियस यूज़र। तो ऐसे यूज़र के द्वारा, अनऑथराइज यूज़र के द्वारा आपकी कोई पर्सनल फाइल है, पर्सनल डेटा है, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपकी जो डेटा है उसको क्या कर रहा है, उसको मतलब उसको ताक झांक कर रहा है एक तरीके से। स्नूपिंग का मतलब क्या है, ताक झांक करना, है ना। तो वो आपकी चीज़ों में क्या है, ताक झांक करके आपके डेटा को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और एवेज ड्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बंदी है, ठीक है, ये एक लड़की है, इसने हेडफोन लगा रखे हैं, ठीक है, और ये एक बंदा है, ठीक है, इसने क्या है, छत पे एंटीना से लगा रखा है अपने सर पर, ठीक है। अब ये ईयरफोन लगा के इससे बातें कर रहा है, पर एक तीसरा बंदा आया, वो इन दोनों की बातें सुन रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने पर्सनल कंप्यूटर में बैठकर ये इनकी बातें सुन रहा है यहाँ से, है ना। तो अब ये दोनों तो लीगल बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में रियल टाइम मतलब जब ये बातें कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ और हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम दोनों की बातें अब तीसरा बंदा बैठ के भी सुन रहा है, तो उसे बोलते हैं एवेज ड्रॉपिंग, ठीक है। इट इज़ एन अनऑथराइज रियल टाइम इंटरप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज़ ओवर ए नेटवर्क। तो किसी एक नेटवर्क पर जब दो एंटिटीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके बीच में बैठकर ये उनकी प्राइवेट चैटिंग, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉलिंग, कुछ भी चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है, उसे एवेज ड्रॉपिंग बोला जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइबर अटैक्स, ठीक है। तो साइबर अटैक्स इन इंडिया अपन ने पीछे देखा ही था, तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझ लेते हैं। देखो, कोरोना वायरस पैंडमिक बेस्ड साइबर अटैक्स हुए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिपोर्टेड दैट साइबर अटैक्स आर यूजिंग कोविड-19 सिचुएशंस, ठीक है। तो कोविड-19 सिचुएशन का इस्तेमाल करके 2020 में काफ़ी रैंसमवेयर इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड भेजे गए थे, ठीक है। फिशिंग क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2016 में फिशिंग की गई थी, उनके जो डेटाज हैं उनमें इलीगली उनको एक्सेस करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। WannaCry रैंसमवेयर, ठीक है, WannaCry रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर मतलब मनी की डिमांड की गई थी 2017 के अंदर। वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क इंडिया वर लॉक्ड डाउन बाय द रैंसम सीकिंग हैकर्स, ठीक है। रैंसम सीकिंग हैकर्स ने क्या कहा था, इंडिया के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को लॉक कर दिया था, ठीक है। डेटा थेफ्ट में क्या था, मई 2017 में ही फूड टेक कंपनी जोमेटो फेस द थेफ्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ 17 मिलियन यूजर्स। 17 मिलियन यूजर्स की इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लिया गया था 2017 में, जिसे डेटा थेफ्ट बोला गया था। किसका कराया था, जोमेटो का, है ना। पटाया रैंसमवेयर, अब रैंसमवेयर क्या है, इसमें पैसे की डिमांड करी गई थी,
तो डैनिश फर्म AP मॉलर मॉर्गेज एंड मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट गवर्नमेंट अफेक्टेड, इसमें क्या था, ये मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अफेक्ट हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा। मीराई बॉटनेट सितंबर 2016 के अंदर मीराई मेलवेयर लॉन्च किया गया था। DDoS अटैक्स ऑन द वेबसाइट ऑफ द वेल नोन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मीराई बॉटनेट आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइबर अटैक्स इन इंडिया जो हुए थे। तो देखिए जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अर्पानेट, ठीक है, तो ये जो अर्पानेट थी इसको दुनिया भर में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था अर्पानेट को, ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है, आपको बताना है स्नूपिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।